नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो रीट पात्रता परीक्षा के लिए लेवल 1 व लेवल 2 दोनों में जुड़ा एक नया टॉपिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसको शॉर्ट में कहते हैं NEP 2020। इसकी मैं आपके सामने 4 क्लासें लाऊंगा और 4 क्लासों में जो है NEP 2020 आपको 0 से लेकर पूरी जो है एडवांस लेवल तक याद हो जाएगी। और ये एक जो आपका टॉपिक है, ये मुख्य परीक्षा जो होगी ना 3rd ग्रेड की, उसमें भी शामिल है। तो अच्छे से देखें इसको, ठीक है। बाल कल्याणकारी योजना अपन पहले देख चुके हैं, तो आज का जो है हम पूरा डिटेल से जो है वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है NEP 2020 का इतिहास देखते हैं। यहां से क्वेश्चन जो है थोड़े से कम बनने के चांस है, लेकिन थोड़ा सा इतिहास अपने को पता होना चाहिए। तो देखो, भारत द्वारा 2015 में, कब 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य 4, जिनको जो है शॉर्ट में कहते हैं SDG 4, यानी कि सतत विकास एजेंडा कौन सा 2030, जिसको कहते हैं SDG 4। इसके अनुसार जो है 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने व जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देने को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को पुनर्गठित करने की आवश्यकता महसूस हुई। तो इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि NEP 2020 का जो है आधार क्या है, तो SDG 4 जो 2015 में भारत ने अपनाए थे, ठीक है। ये इसका क्या है, आधार है या फिर बेस है। अब देखो, थोड़ा सा हम ऐतिहासिक परिदृश्य और देख लेते हैं। यहां से क्वेश्चन थोड़े से कम चांस में बनते हैं, क्योंकि इनके जो अध्याय हैं आगे जाके हम पढ़ेंगे अध्याय इसी वीडियो में, उसमें से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इतिहास पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करें ऐतिहासिक परिदृश्य की, तो भारत में जो प्रथम शिक्षा नीति है वो 1968 में बनी थी, प्रारंभ हुई थी। ध्यान रखना कब हुई थी, 1968 में। तो ये क्वेश्चन आपको एक जीके के तौर पर याद रखना है कि प्रथम शिक्षा नीति भारत में कब बनी, 1968 में। द्वितीय शिक्षा नीति कब बनी, बस 68 का स्थान चेंज कर दो, 86 कर दो। कब बनी, 1986 में, ठीक है। 6 और 8 को उल्टा कर दिया। तो पहली शिक्षा नीति 1968, दूसरी शिक्षा नीति 1986, ठीक है। फिर एक संशोधित शिक्षा नीति आई, जो आई 1992 में, जो 1986 का क्या एक संशोधित रूप था। कब आई, 1992 में। और एक आपको ध्यान रखना, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, जो आपके जो है सिलेबस में भी है, RT 2009, ठीक है। ये इसका ऐतिहासिक परिदृश्य, RT 2009 ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई है। फिर हम धीरे धीरे आगे चलते हैं। राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति 2020 है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की जो है पृष्ठभूमि क्या है। सबसे पहले मतलब कब बनना स्टार्ट हुई, कब कैसे बनी, जो है कौन इसमें क्या था, वो सब जो है चर्चा करते हैं, ठीक है। ये इतिहास देख रहे हैं अपन। जून 2016 में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसकी अध्यक्षता किसने की, अध्यक्षता स्वर्गीय TSR सुब्रमण्यम पूर्व कैबिनेट सचिव ने की थी। ध्यान रखना, सबसे पहले देखो शिक्षा नीति है 2020 में, लेकिन जून 2016 से इस पर काम स्टार्ट हो गया था। जो जून 2016 में नई शिक्षा नीति बनाने के लिए जो एक समिति गठित की गई, किसकी अध्यक्षता में, TSR सुब्रमण्यम में, जो सुब्रमण्यम के नेतृत्व में, जो क्या थे उस समय, पूर्व कैबिनेट सचिव थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, जून 2017 में, यानी 1 साल बाद में, प्रख्यात वैज्ञानिक पद्म विभूषण डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंजन, इनको जो है शॉर्ट में अपन कहते हैं के कस्तूरी रंजन, रंगन की जगह रंजन देख लो, ठीक है। के कस्तूरी रंजन, मुख्यतः यही नाम आपको जो है याद रखना है। के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसने 31 मई 2019 को माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का मसौदा प्रस्तुत किया। यानी कि सबसे पहले 2019 में ही जो है मसौदा जो है तैयार किया गया, किसके द्वारा, के कस्तूरी रंजन द्वारा। कब, 31 मई 2019 को। किसको, मानव संसाधन विकास मंत्री को। और जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है ना, इसका बाद में नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखो अगला, उस समय केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन थे, तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक। कौन थे, रमेश पोखरियाल निशंक। अब बात ये कर रहे हैं कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री का यहाँ क्या काम, तो मैं आपको बता दूं, इस नीति के तहत जो है केंद्रीय मानव संसाधन विकास जो मंत्रालय है, उसको शिक्षा मंत्रालय बना दिया गया। क्या बना दिया गया, शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। मतलब जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय को एज ए शिक्षा मंत्रालय ही क्या ट्रीट किया गया। तो इसलिए जो है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन थे उस समय, रमेश पोखरियाल निशंक।
और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार, कौन सा दिन, बुधवार, श्री गणेश कर दिया किसका, 29 जुलाई 2020 को किसका श्री गणेश कर दिया, नई शिक्षा नीति 2020 का, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, तो ये जो है ध्यान रखना, 29 जुलाई 2020 को जो है रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री जो प्रकाश जावड़ेकर है, उनके द्वारा बुधवार के दिन 29 जुलाई 2020 को जो है नई शिक्षा नीति को जो क्या है जारी किया गया। अब थोड़ा सा जो है इसको ध्यान रखना है कि इस शिक्षा नीति में 27 अध्याय हैं तथा 4 भागों में विभक्त किया गया है। क्वेश्चन बनने के चांस यहां से शुरू होते हैं, ऊपर वाले से क्वेश्चन कोई जीके में कहीं अलग पूछ ले, एसएसटी में पूछ ले, कहीं वहां पूछ ले, कहीं आगे मेंस एग्जाम में पूछ ले, वो अलग बात है। लेकिन अगर रियल में अगर कोई क्वेश्चन पूछ सकता है एनईपी 2020 में, तो यहां से शुरू होता है। सबसे पहले शिक्षा नीति में कितने अध्याय हैं, 27 अध्याय। कितने भाग हैं, 4 भाग। नोट कर लेना इस चीज को कि 27 अध्याय और 4 भाग हैं किसमें, नई एजुकेशन पॉलिसी में, ध्यान रखना। अब चारों भाग कौन कौन से वो मैं बता देता हूं। भाग प्रथम जो है वो है स्कूल शिक्षा से संबंधित, ठीक है। भाग सेकंड जो है आपका उच्चतर शिक्षा से, और भाग 3 जो है आपका अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दों से, और भाग 4 है क्रियान्वयन है उसकी रणनीति, मतलब इसको कैसे लागू किया जाए। ठीक है, वापस देखो, इस शिक्षा नीति में 27 अध्याय 4 भाग है। ठीक है, 27 अध्याय तथा 4 भाग हैं। पहले भाग में स्कूल शिक्षा से संबंधित है, दूसरा अध्याय जो है दूसरा भाग है उच्चतर शिक्षा से, यानी कि स्कूल शिक्षा के बाद की कॉलेज शिक्षा से, जो बीएड वगैरह 1 साल की बात चल रही है ना अभी, वो यही है। ठीक है, फिर है भाग 3 जो अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दों से संबंधित है, और भाग 4 है कि क्रियान्वयन की रणनीति कैसे इसको लागू किया जाए। फिर जो बात आती है आपकी, ठीक है, कि इसमें जो है किन शब्दों पर जोर दिया गया है। इस शिक्षा नीति में निम्नलिखित शब्दों का अत्यधिक जोर दिया गया। ठीक है, सबसे ज्यादा जो है कौन से शब्दों को जो है मतलब क्या जोर दिया गया, किस चीज पर जोर दिया गया, जो इसके आधारभूत स्तंभ कहलाते हैं। तो आधारभूत स्तंभ कौन कौन से, सबसे पहला ये नीति जो है पहुंच को कहते हैं एक्सेस। ठीक है, समानता यानी इक्वलिटी। ठीक है, गुणवत्ता यानी क्वालिटी, वहनीयता यानी अफोर्डेबिलिटी, मतलब कोई चीज हम जो अफोर्ड कर सकें। फिर जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, कि आधारभूत स्तंभों पर निर्मित की गई है। ये नाम ध्यान रख लेना आप। ठीक है, सारे के सारे नाम आपको ध्यान होने चाहिए, कौन कौन से जो है नाम जो है देख लेना आप, वापस जो है नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो। ठीक है, एक्सेस, इक्वलिटी, ठीक है, क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी, और इसके साथ साथ जो है आपकी अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, ये जो है 5 नाम आपको ध्यान रखने, हिंदी में पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही, ये आधारभूत स्तंभ है नई शिक्षा नीति के, ध्यान रखना। फिर जो इस नीति के जो है कुछ सिद्धांत है वो देख लेना। नीति के आधार सिद्धांत कौन कौन से हैं, 1 मिनट। नीति के आधार सिद्धांत, इनको मैं थोड़ा सा जल्दी बता देता हूं क्योंकि आगे जो अपन और अच्छे से पढ़ ले। प्रत्येक बच्चे की अद्वितीय विशेषताएं, जो यूनिक कैपेबिलिटीज होती हैं, उनकी पहचान करना एवं उनका विकास करने का प्रयास करना। तो ये कॉमन सेंस की बात है, अद्वितीय विशेषताओं की पहचान करना। ठीक है, फिर ये देखो दूसरा, बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान। ये पूछ सकता है आपका कि बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान कौन सी कक्षा जो है के लिए है, तो ध्यान रखना कक्षा 3 तक के सभी बच्चों के लिए। ध्यान रखना, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि एनईपी 2020 में बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान, क्या बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, जिसको जो है ये थोड़ा सा गलत है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, FLN, जिसका जो है फुल फॉर्म है आपका फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ठीक है, तो ध्यान रखना हिंदी में कहते हैं इसको बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, FLN। कौन सी कक्षा तक के, कक्षा 3 तक के सभी बच्चों को। ठीक है, प्री प्राइमरी से लेकर जो आपकी 1st, 2nd, 3rd यानी 5 साल तक। ठीक है, 5 क्लास हो गई, 3 से लेकर जो है आपकी जो 8 वर्ष तक के बच्चे को। ठीक, तो ये ध्यान रखना कक्षा 3 तक के सभी बच्चों को बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान, जिसको कहते हैं FLN, प्रोवाइड होना चाहिए। फिर है सीखने के तरीकों, 1 मिनट, सीखने के तरीकों में कार्यक्रम को चुनने में लचीलापन, ताकि आगे के अपने जीवन में अपना रास्ता चुन सके। तो ये तो एक कॉमन सेंस का है, मेन है दूसरा पॉइंट। ठीक है, तीसरा इतना खास नहीं है। चौथा पॉइंट देखते हैं, स्पष्ट अलगाव ना हो,
कला व विज्ञान के बीच, शैक्षणिक व शैक्षणिक गतिविधियों के बीच, व्यवसायिक व शैक्षणिक धाराओं के बीच। ठीक है, मतलब अलगाव क्या नहीं होना चाहिए कि कला व विज्ञान के बीच में नहीं होना चाहिए। ऐसा जैसे आजकल अपन आर्ट्स में आर्ट्स वाले सब्जेक्ट पढ़ते हैं, साइंस में साइंस वाले, लेकिन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब पूरी अच्छी तरीके से लागू हो जाएगी तो आप मान लो कि भूगोल भी ले रहे हो, मान लो एक सब्जेक्ट भूगोल ले लिया, दूसरा आपने जो है फिजिक्स ले लिया, ठीक है, तीसरा आपने जो है इकोनॉमिक्स ले लिया या जो कॉमर्स का कुछ सब्जेक्ट ले लिया, तो ऐसे जो मिक्स में ले पाओगे। ठीक है, तो अलगाव जो है खत्म करना। ठीक है, अगली बात है बहुविषयकता। ठीक है, मल्टी जो है डिसिप्लिनरी या समग्र शिक्षा, यानी कि जो है आपकी होगी होलिस्टिक एजुकेशन। तो बहुविषयकता और समग्र शिक्षा जो अभी मैं बात कर चुका, आर्ट्स साइंस का जो है ये सारा का सारा खेल खत्म हो जाएगा। फिर है अवधारणात्मक अधिगम, कॉन्सेप्चुअल जो लर्निंग है वो उस पर जोर देना, रचनात्मकता व तार्किक चिंतन पर जोर देना, नैतिकता, मानवीय व संवैधानिक मूल्यों के विकास पर बल, बहुभाषिकता तथा भाषा की शक्ति पर बल। ये शब्द जो है यहाँ, ये देखो ये इतने जो है नॉर्मल है। ये क्यों नॉर्मल है कि ये तो कॉमन सेंस से अपने को पता है कि ये तो है ही, लेकिन ये अच्छा है। बहुभाषिकता यानी कि अपनी जो मातृभाषा उसको पर भी बल दिया गया, इसके अलावा बहुभाषिकता, ठीक है, एक से अधिक भाषा है उन पर भी जो है आपका जोर दिया गया है कि बहुभाषिकता को जो है एकदम जो है बैलेंस करके चले, और भाषा की शक्ति पर क्या दिया गया है, बल दिया गया है। फिर एक जो जीवन कौशल, यानी कि जीवन कौशल की अच्छे मित्र कैसे बनाए, अनुशासन कैसे रखें जीवन में, तो ये जीवन कौशल से संबंधित शिक्षा, ये भी आपको ध्यान रखना है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, ये भी है। फिर अधिगम के लिए लगातार रचनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन आपको पता है कौन सा होता है, जो सत्र पर्यंत चलता है, मतलब वर्ष भर चलता रहता है, 70 पर्यंत चलता रहता है, कंटिन्यूअस रहता है। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं इसको। एक होता है योगात्मक जो सत्र के अंत में होता है, और एक होता है रचनात्मक जो क्या हर जो है सत्र के बाद में जो है सत्र के अंदर चलता रहता है निरंतर रूप से। तो अधिगम के लिए लगातार रचनात्मक मूल्यांकन पर जोर दिया गया। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है। तकनीकी का यथासंभव जो है प्रयोग पर जोर, यानी कि जो भी तकनीक है अपने पास, जो सूचना प्रौद्योगिकी है या फिर अन्य कोई जो टेक्निक है उसका जो है प्रयोग करना। फिर पाठ्यक्रम व विविधता तथा स्थानीय मुद्दों का समावेश, यानी पाठ्यक्रम में जो है स्थानीय मुद्दों का समावेश, मतलब अभी जो अपन पढ़ रहे हैं, कहीं इंग्लैंड की क्रांति पढ़ रहे हैं, कहीं फ्रांस की क्रांति पढ़ रहे हैं, जो अपने कोई काम की नहीं है, तो इसको जो भारतीयता पर जो है फोकस किया गया है। किस पर फोकस किया गया है, भारतीयता पर, यानी कि भारत के लिए जो भारत देश है उसकी समस्याओं से संबंधित यह एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है। फिर ECCE, ये क्वेश्चन आपका 3rd ग्रेड में पिछले साल आ चुका है। 3rd ग्रेड का एग्जाम हुआ था ना जो 2023 में, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है कि ECC से विद्यालय शिक्षा से उच्च शिक्षा तक सभी जगह पाठ्यक्रम से तालमेल। ठीक है, अब ECC क्या होती है, ECC का जो फुल फॉर्म है ये पूछ चुके हैं किसमें, 3rd ग्रेड एग्जाम में। तो ECC का मैं फुल फॉर्म आपको बता देता हूं। ये ECC है ना, इसका फुल फॉर्म जो है आपका पूछ चुके हैं, तो इसको फुल फॉर्म याद कर लेना। ECC क्या है, ECC है आपकी अर्ली चाइल्डहुड डबल ओ है, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो ECC का पूरा नाम जो है ध्यान रख लेना आप, अर्ली, ई से अर्ली, सी से चाइल्डहुड, सी से केयर एंड ई से वापस क्या हो गया, एजुकेशन। तो ये जो है आपका क्या है, इसका फुल फॉर्म है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ECC के ऊपर बल दिया गया। ECC की फुल फॉर्म आपकी पिछली बार 3rd ग्रेड में पूछ चुके, इसका जो है फुल फॉर्म होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, अगर आप इसका हिंदी में अगर याद रखना चाहो ECC का फुल फॉर्म, वैसे तो क्या हो गया, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। हिंदी में इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक, अर्ली यानी प्रारंभिक, ठीक है, चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था, और केयर यानी देखभाल, एंड यानी और एजुकेशन यानी शिक्षा। ये आपको ध्यान रखना है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECC की फुल फॉर्म है, जो NEP 2020 के तहत है। हिंदी में प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा। ठीक है, फिर शिक्षक व फैकल्टी को सीखने की प्रक्रिया का हृदय मानते हुए उनमें निरंतर व्यावसायिक विकास करना। और आजकल आपको पता ही है जो है व्यावसायिक शिक्षा भी चल रही है सरकारी स्कूलों में, वो भी एक अच्छी पहल है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है, फिर बात आती है जो है अगली कि लाइट बट टाइट रेगुलेटरी सिस्टम। ठीक है, मतलब थोड़ा लचीला लेकिन थोड़ा सा जो कठोर, जो है लचीला और कठोर दोनों बीच का जो है आपका मॉनिटरिंग सिस्टम मान सकते हो। रेगुलेटरी सिस्टम मतलब चलाने वाला सिस्टम, ठीक है, स्थापित करना ताकि
पारदर्शिता, सत्यनिष्ठता व संसाधन प्रभावशीलता सुनिश्चित की जा सके। अभी जो अपनी व्यावसायिक शिक्षा चल रही है, वोकेशनल एजुकेशन, उसमें जो सेंटर द्वारा बहुत अच्छी मॉनिटरिंग हो रही है, ठीक है, और बहुत अच्छा फंड भी आता है उसमें। तो वही चीज यहां पर की गई है कि लाइट बट टाइट रेगुलेटरी सिस्टम, यानी कि उसको रेगुलर करने वाला, यानी कि जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो थोड़ा सा लचीला हो लेकिन टाइट भी हो, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। फिर प्रगति की निरंतर समीक्षा करना, भारत की जड़ों व गौरव से बंधे रहना। ये बात मैं पहले ही कह चुका कि अपने भारत की जो है शिक्षा नीति आ रही है, भारत के जो मतलब समस्याएं हैं, भारत की जो उपलब्धियां हैं, उन पर जो है ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो भारत की जड़ों को जानना और उनके गौरव से बंधे रहना, ठीक है। शिक्षा को एक सार्वजनिक सेवा बनाना, एक मजबूत व सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त निवेश सुनिश्चित करना, ध्यान रखना। तो मेरे हिसाब से जो है यहाँ जो 20 पॉइंट है उनमें से 4-5 पॉइंट आपके बहुत अच्छे काम के, बाकी जो पॉइंट है 15 के आसपास वो कॉमन सेंस से आप जो है पता कर सकते हो कि ये तो होगा ही, ठीक है। फिर बात करते हैं अगला कि नीति का विजन क्या है। क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, कोई नहीं पूछेगा के कस्तूरी रंजन ने की, कब की। क्वेश्चन बनते हैं यहां से। नीति का विजन, नीति का जो विजन मतलब कि जो है क्या दूरदर्शिता जो है इसमें जो है समाहित है। फिर है भारतीय मूल्यों से लबरेज शिक्षा प्रणाली विकसित करना, जो इंडिया यानी भारत को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर के रूप में विकसित करे। कुल मिला के जो है भारतीय मूल्यों पर जो आधारित है ये, ठीक है। भारत के जो मतलब एक भारत का बच्चा है विदेश के टाइप से शिक्षा ले रहा है तो कोई मतलब नहीं है, वो भारत को जो है अच्छे से जाने, इसलिए जो है इसको जो है लाया गया, ठीक है। फिर है आपका छात्रों में जो मूल कर्तव्य व संवैधानिक मूल्य हैं, जो अपने मूल कर्तव्य हैं देश के प्रति, संवैधानिक मूल्य, उनके प्रति सम्मान की गहरी समझ विकसित करना, यानी कि भारत के जो संवैधानिक मूल्य हैं और मूल कर्तव्य है उनके प्रति सम्मान जगाना बच्चों में, ठीक है। छात्र को देश के साथ जुड़ाव महसूस कराते हुए बदलती दुनिया में उसकी जिम्मेदारियों से अवगत कराना, मतलब जो अपना भारत देश है उसका जो है उसके साथ उसका जुड़ाव हो। धीरे धीरे आपको पता है देशभक्ति की भावनाएं कम हो रही है, लोगों को बस अपने से मतलब है, तो वो जुड़ाव महसूस करवाने के लिए भारतीय मूल्यों से बदलती दुनिया के लिए जो जिम्मेदारियों से अवगत करवाना। फिर छात्रों में भारतीय होने पर गर्व न केवल विचार में बल्कि व्यवहार, बुद्धि व कार्य में भी झलके, ताकि एक सच्चा वैश्विक नागरिक बन सके। मतलब भारत से कुल मिला के जो भारत की शिक्षा नीति है भारत के लिए बनी है, भारत के जो मूल्य हैं, विचार है, संस्कृति है, उनसे अवगत कराना, ठीक है। अब अपन ऊपर बात कर चुके हैं, इसमें कितने भाग हैं? 4 भाग। इसमें से जो अपना पहला भाग है वो देख लेते हैं, भाग 1, जो आपका है स्कूल शिक्षा से संबंधित। ऊपर नोट किया होगा आपने, अगर नहीं किया तो कर ले। 3 से लेकर 18 वर्ष के सभी बच्चों को 10+2 की व्यवस्था की जगह शिक्षा शास्त्रीय व पाठ्यचर्या को पुनः व्यवस्थित करते हुए नई व्यवस्था, कौन कौन सी व्यवस्था है? 5+3+3+4, या हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं 53-34 लागू की जाए। अभी अपने क्या चल रही है? 10+2 चल रही है, 10वीं फिर 2+ आगे 10+2 होती है ना 12वीं तक, ठीक है। लेकिन ये अब जो 3 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए ये नई व्यवस्था है जिसमें 5-3-3-4, यानी कि 5 का मतलब हो गया प्री प्राइमरी से कक्षा 2 तक। कहां से? प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 2 तक, ठीक है। तो यहां जो 3 साल का बच्चा आएगा और 5 साल पढ़ेगा तो कितना साल का हो जाएगा? 8 वर्ष का हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 5 का मतलब। फिर अगला 3 का मतलब है कक्षा जो है 3 से लेकर 3-4-5 तक, ठीक है। और ये कितनी हो गई आपकी? कक्षा 3 से 5 हो गई तो 4 होगी ना, तीसरी चौथी पांचवी। और इसमें बच्चा क्या हो जाएगा? 8 से लेकर 11 वर्ष का हो जाएगा। 8 से लेकर कितना हो जाएगा? 11 वर्ष का, ठीक है। फिर अगले 3 का क्या मतलब है? अगले 3 का मतलब है कक्षा 6 से लेकर जो है 8 तक, 6ठी 7वीं 8वीं। और इसमें बच्चा 11 से कितना हो जाएगा? 14 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। ये वर्ष और क्लास दोनों याद कर लेना। फिर अगला 4 है, इसका मतलब क्या है? कक्षा 9 से लेकर 12 तक, मतलब कक्षा 9 से 12 तक एक ही पैटर्न चलेगा। अभी 11वीं 12वीं में अलग चलता है, 9वीं 10वीं में अलग चलता है, फिर एक ही चीज चलेगी 9 से 12 तक। और इसमें हो जाएगा आपका जो है 4 क्लासें हैं तो वर्ष कितना हो जाएगा? 14 से लेकर 18 वर्ष तक का बालक, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए जो 3 से 18 वर्ष माना गया। क्यों? क्योंकि ये कक्षाएं और ये वर्ष जो है आपको याद रखने हैं। फिर है
वर्तमान जो 10+2 व्यवस्था वो 3 से 6 वर्ष के बालकों को कवर नहीं करती। आपको बताइए 6 वर्ष का बालक कौन सी कक्षा में होता है? पहली कक्षा में, ठीक है। और विद्यालय होते हैं कक्षा 1 से लेकर 12 तक। वहां कोई प्राइवेट स्कूल है वो जरूर जो है नर्सरी, प्री प्राइमरी, प्राइमरी या HKG LKG ये पढ़ाते हैं, लेकिन अब जो 3 से 6 वर्ष के बालक है उनको भी इसमें क्या किया जाएगा? कवर किया जाएगा। नए ढांचे में ECCE की एक मजबूत बुनियाद को शामिल किया गया है। ECC मतलब अर्ली केयर, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा है, उसके तहत 3 से 6 वर्ष के बालक को भी कवर किया गया। वर्तमान शिक्षा में 6 वर्ष से जो है 18 वर्ष का बालक कवर होता है, लेकिन अब 3 से 6 वाले को भी इसमें कवर किया गया है। अब इसमें देखो अध्याय 1 में जो है क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो देखो। एक तो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, जो अभी ऊपर बात कर चुके हैं, ECC यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है। इसमें क्या किया गया है वो देखो। बच्चों के मस्तिष्क का 85% विकास 6 वर्ष की आयु तक ही हो जाता है। अपन क्या करते हैं, छठी क्लास में पहले जो 6 वर्ष का होता है तो पहली क्लास में ला डालते हैं, ठीक है। सरकार का नियम है कि 6 वर्ष के बालक को पहली कक्षा में क्या करेंगे? एडमिशन करेंगे। लेकिन 85% जो है ना दिमाग, वो तो 6 वर्ष तक विकसित ही हो जाता है। मतलब जब 6 वर्ष तक 85% दिमाग विकसित हो गया, उस टाइम आप बच्चे को क्या पढ़ाना शुरू कर रहे हो तो वो कितना पढ़ेगा? आप खुद सोचो। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग का विकास तो अपने आसपास का चीजें देख के पहले ही हो चुका है 85%। तो इसके लिए क्या किया गया? 3 से 6 वर्ष के बालक को भी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा दी जानी जो है सुनिश्चित की गई है। अतः ये प्रारंभिक 6 वर्ष मानसिक विकास और शारीरिक वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखना इसको, ठीक है। फिर है कि इसी में जो है ना अर्ली केयर चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में मुख्यतः लचीली, बहुआयामी, बहुस्तरीय, खेल आधारित, गतिविधि आधारित व खोज आधारित शिक्षा को शामिल किया गया है। NCERT द्वारा 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए 2 भागों में एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एवं शिक्षा शास्त्रीय फ्रेमवर्क फॉर ECC, जिसको कहते हैं NCF ECC का विकास किया जाएगा। इसको जो है नोट कर लेना, मैं वापस नोट करवा देता हूं। देखो इसको क्या कहते हैं? एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एवं शिक्षा शास्त्रीय फ्रेमवर्क फॉर ECC। NCF 2005 आपने सुना होगा, उसके आगे ECC लगा दो, बस NCF के आगे क्या लगा दो? ECC। NCF ECC जिसकी फुल फॉर्म है, यहां से फुल फॉर्म स्टार्ट होती है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एवं शिक्षा शास्त्रीय फ्रेमवर्क फॉर ECC। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एवं शिक्षा शास्त्रीय फ्रेमवर्क फॉर ECC। ध्यान रखना इस नाम को। और कौन जो है कि कब तक? 8 वर्ष तक के बालक के लिए। कहां तक के लिए? 8 वर्ष तक के द्वारा। किसके द्वारा? किसके द्वारा? NCERT द्वारा। यह भी ध्यान आपको रखना, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। फिर देखो इसके लिए क्या क्या और प्रावधान किया गया है। 0 से 3 वर्ष के लिए एक सब फ्रेम, 3 से 8 वर्ष के लिए एक सब फ्रेम, ठीक है। इनके जो है इनमें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय नवाचारों के साथ भारत की सर्वोत्तम प्रथाओं पर आधारित शोध को जो है सम्मिलित किया गया है। ECC के लिए आंगनवाड़ियों को सशक्त बनाया जाएगा। ध्यान रखना ECC जो होती है आपके 3 से 6 वर्ष के बालक के लिए होती है। इसके लिए जो है क्या किया जा रहा है? आंगनवाड़ियों को सशक्त किया जा रहा है। 5 वर्ष से पूर्व प्रत्येक बालक प्रारंभिक तैयारी कक्षा या बाल वाटिका में जाएगा। ध्यान रखना कौन से वर्ष से पूर्व? 5 वर्ष से पूर्व। कहां से? 5 वर्ष से पूर्व, यानी कि 3 से 6 वर्ष का। 6 वर्ष का होते ही तो वो पहली क्लास में आ जाएगा। तो ध्यान रखना क्वेश्चन आ सकता है कि NEP 2020 में जो है 5 वर्ष या 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे या 5 वर्ष से पूर्व की आयु के बच्चे के लिए किसका प्रावधान किया गया है? बाल वाटिकाओं का। अभी जो MGGS स्कूलें चल रही है ना आपके, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जो गवर्नमेंट स्कूल है, उनमें बाल वाटिका भी है। ध्यान रखना वो नई शिक्षा नीति के तहत बाल वाटिका भी उनमें स्थापित की गई है। बहुत सारियों में है, बहुत सारों में नहीं है, वो धीरे धीरे हो जाएगी, ठीक है। जिसमें एक ECC योग्य शिक्षक होगा। ECC शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। मिड डे मील योजना प्रीपेरेटरी कक्षा तक विस्तारित की जाएगी। ध्यान रखना मिड डे मील योजना भी क्या की जाएगी? विस्तारित की जाएगी। फिर जो अगला बात है कि उच्च गुणवत्ता वाले ECC शिक्षक हेतु आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। 10+2 की योग्यता वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं शिक्षकों को ECC में 6 महीने का प्रमाण पत्र कार्यक्रम कराया जाएगा। और कम शैक्षणिक योग्यता वाले वाले को 1 वर्षीय डिप्लोमा करवाया जाएगा। यानी जो ECC शिक्षक है, कुल मिला के अपने को ECC याद रखना है, बाकी ये चीजें जो है इतनी याद रखनी जरूरी नहीं है। फिर जो आपका आता है कि ECC है उसको क्या आदिवासी क्षेत्र की आश्रम शालाओं में भी शुरू किया जाएगा। तो ध्यान रखना क्वेश्चन आ जाएगा ECC को आदिवासी क्षेत्र में कहां जो है शुरू किया जाएगा? तो आश्रम शालाओं में, ठीक है।
अब जो एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, लास्ट है ये, ठीक है, इसी पाठ्यक्रम व शिक्षा शास्त्र की कुछ जिम्मेदारी MHRD, जिसको वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय कहते हैं, पहले क्या था, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, जिसका वर्तमान नाम क्या कर दिया, शिक्षा मंत्रालय, किसके तहत, NEP 2020 के तहत इसमें होगी। परंतु पाठ्यक्रम नियोजन व क्रियान्वयन MHRD, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी। तो कुल मिला के आपको जो ध्यान रखना है वो इतनी चीजें ध्यान रखना है, एक तो ECC की फुल फॉर्म जो आ चुकी है, ठीक है, बाकी जो है ये मैंने बताया, जैसे एक ये वाला सेंटेंस भी अच्छा था, ठीक है, एक जो है ये वाला भी अच्छा था, ठीक है, ये ऐसे आपको ध्यान रखना है। एक ये 5 + 3 + 3 और इतिहास आप ऊपर बात कर चुके हैं। तो ये थी अपने NEP 2020 की पहली क्लास। अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। अगली क्लास जो है अगले वीडियो में मिलेगी। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ।